लेफ्ट पोर्शन फ्रॉम द चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोग फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल कर चुके हैं। In chapter 2 you have studied what you have studied till now, that was आपने टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, आपने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। एक चीज जो मैं बताना है कि भूल गई थी, टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फेयोल इज कॉल्ड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि टेलर के प्रिंसिपल बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताओ, देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग टेलर्स प्रिंसिपल, राइट? ओके, सो उसके उन 14 प्रिंसिपल फेयोल के और उन 4 प्रिंसिपल टेलर के, उसके अलावा टेलर ने आपको कुछ स्टडीज दी हैं, कुछ टेक्निक्स दी हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने उन प्रिंसिपल्स के साथ में, ठीक है? सो नाउ द फर्स्ट वन, फंक्शनल फॉर्मेशन। अब फंक्शनल फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? फंक्शनल फॉर्मेशन आपका बेसिकली एक तो डिवीजन ऑफ वर्क जो कि फेयोल का प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है, एंड यूनिटी ऑफ कमांड उससे रिलेटेड है। डिवीजन ऑफ वर्क को फंक्शनल फॉर्मेशन फॉलो करता है और यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, ठीक है? बेसिकली फंक्शनल फॉर्मेशन में क्या है? इट सेज देयर विल बी अ फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 इंचार्जेस होंगे, वन विल बी प्रोडक्शन इंचार्ज, अदर वन विल बी प्लानिंग इंचार्ज। उस प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 क्लर्क्स होंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर 4 बॉसेस होंगे जो कि एक एम्प्लॉय के ऊपर होंगे, ठीक है? सो बेसिकली फंक्शनल फॉर्मेशन में टोटल कितने बॉसेस हो गए या टोटल कितने सुपीरियर्स हो गए? 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 हो गए। सो आपको इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखना होता है, बेसिकली दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क बट इट वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि आपको कहता है देयर शुड बी वन बॉस, बिकॉज़ इन दिस टेक्निक देयर आर 8 experts, there are 8 experts, इनको हम एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है? सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इट, तो आपने फंक्शनल फॉर्मेशन लिख के ये डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई है वो लिख के आपको इसका डायग्राम बनाना है, देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग दीस 4 क्लर्क्स एंड दीस 4 बॉसेस, ठीक है? क्लर्क्स में एक टाइम क्लर्क है जो कि आपको टाइम मैनेज करना बताता है, में कॉस्ट क्लर्क है जो कि आपको टाइम और कॉस्ट मैनेज करना बताता है, एक आपका आई गेस रिपेयर बॉस है, उसमें एक गैंग बॉस है, एक मेंटेनेंस बॉस है, वो सारी चीजें हैं, तो वो आपको नाम से समझ में आ जाएगी और आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है। बट सिर्फ एक पॉइंट है उसमें जो कि आपको नाम से नहीं समझ में आएगा, दैट इज गैंग बॉस। नाउ गैंग बॉस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बेसिकली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके जाने से पहले यू आर कमिंग टू द स्कूल डेली, आपके आने से पहले इस रूम की पूरी सफाई होती है, ठीक है? प्रॉपर्ली सैनिटाइज होता है, वो सारी चीजें होती हैं, देन दे आर प्रिपेयरिंग दिस प्लेस फॉर यू टू वर्क, ठीक है? सो वो कौन कर रहा है? वो गैंग बॉस कर रहा है, क्लियर? गैंग बॉस क्या करेगा? आपके काम पे आने से पहले आपके कंप्यूटर, आपकी एक्सेसरी, सारी चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेगा, सो दैट आपका टाइम वेस्टेज ना हो, क्लियर है? ठीक है? सो वी आर डन विद फंक्शनल फॉर्मेशन। नाउ सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट डज इट मीन बाय सिंप्लीफिकेशन? नाम से पता लग रहा है स्टैंडर्डाइज करना चीजों को। नाउ हाउ यू कैन स्टैंडर्डाइज इट? हम लोग मार्केट से बिस्लरी के पानी की बोतल खरीदते हैं, क्या बिस्लरी के पानी की जो बॉटल्स होती हैं दोनों का टेस्ट, 2 बॉटल्स अगर आप खरीदोगे क्या दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा? नहीं होगा। आप 2 मैगी के पैकेट खरीदते हो, क्या दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट, ठीक है? एक बिस्लरी के पानी की बोतल में अगर pH 4 है, O2 इतना है, वाटर इतना है, ये इतना है, वो इतना है, तो आपकी वो जो दूसरी बोतल होती है उसमें भी वो सेम मटेरियल है। सो दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड ऑल द प्रोडक्ट्स ताकि वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो, ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स क्या हो? यूनिफॉर्म हो, दैट मींस एक जैसे हो, ठीक है? तो स्टैंडर्डाइजेशन दैट मींस कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बनाना जिसके बेसिस पे आपके सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपकी 2 बिस्लरी के पानी की बॉटल्स का स्वाद अलग नहीं आएगा, आपके 2 मैगी के जो
मसाला के पैकेट्स हैं उनका स्वाद अलग नहीं है। क्लियर? सो स्टैंडर्डाइजेशन में आपका मोटिव क्या हो गया, चीजों को यूनिफॉर्म बनाना। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन मींस चीजों को सिंप्लीफाई करना, ज्यादा कोई बड़ा हवा ना क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन कि आपकी जो यिप्पी का पैकेट होता है और आपकी जो मैगी का पैकेट आता है, दैट इज वन और द सेम, सिर्फ कलर चेंज है। मैगी कम्स इन येलो कलर, यिप्पी कम्स इन ऑरेंज कलर। ठीक है, सिर्फ कलर का डिफरेंशिएशन है, एल्स उसका जो शेप होता है, एल्स उसमें जो जिस तरह से उसकी पैकिंग होती है वो सब सेम होती है। व्हाई सो? बिकॉज़ दे हैव क्रिएटेड सिंप्लीफिकेशन इन दैट। ठीक है, अगर मैं उस यिप्पी के पैकेट को कुछ अलग तरीके से पैक करके दूंगी, गिफ्ट रैप करके दूंगी, तो लोग वो ज्यादा खरीदेंगे, मार्केट उसकी उस एक प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जब मार्केट उस एक प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो बाकी प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ठीक है, सो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल इट सेज कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि मार्केट और चीजें आपकी डाइवर्सिफाई ना हो, लोग एक ही चीज के पीछे ना भागें। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है चीजों को प्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना, सो दैट आपकी चीजें यूनिफॉर्म हो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है चीजों को सिंप्लीफाई करना, जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं आप उसी को फॉलो करो, एल्स चीजें डाइवर्सिफाई हो जाएंगी। क्लियर? नाउ मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है उससे रिलेट करता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहा जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बट इफ इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट तो आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे जोर पड़ेगा, आपका उस दिन का काम प्रॉपर्ली नहीं होगा। आज अगर तुम सारा दिन ये सोचते रहो नहीं हम तो गेम जाना है, गेम जाना है, गेम जाना है, सुबह से तुम रट लगा के बैठे हो, क्या तुम्हारे 3 घंटे की पढ़ाई होगी? नहीं होगी। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ डिस्कॉर्ड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, सो इन दैट केस आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे जोर पड़ता है। सो जब कुछ ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऐसी चीज ले लो कि बंधना मेरे बीच में बहुत लड़ाई है, हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, हम जब भी आमने सामने आते हैं हम एक दूसरे को बहुत कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं या कुछ भी करते हैं। सो इन दैट केस जब हम दोनों की मेंटालिटी चेंज करनी है, सो व्हाट मैनेजमेंट विल डू? मैनेजमेंट विल डू mental revolution. Now what is mental revolution? Mental revolution is just changing the attitude of both of us. How? हम दोनों को अगर अकेला कहीं पिकनिक पे मूवी देखने या कहीं भेज दिया जाएगा तो हमारी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल में चेंज होकर हमारे बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, सो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या करता है, ये एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है आपके हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्लियर किया जाता है। ठीक है, नाउ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉय एंड नॉन एफिशिएंट एम्प्लॉय। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप शर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं, अगर तो आप 100 शर्ट्स के नीचे बना रहे हैं देन यू आर नॉन एफिशिएंट, अगर आप 100 शर्ट्स के ऊपर बना रहे हैं देन यू आर एफिशिएंट। एक शर्ट के आपको 20 रुपए मिलते हैं अगर आप नॉन एफिशिएंट हैं, एक शर्ट के आपको 40 रुपीज मिलते हैं अगर आप एफिशिएंट हैं। तो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट की वजह से मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ उस बेसिस पे मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। सपोज इस पर्सन ने 90 शर्ट्स बनाई और इस पर्सन ने 110 शर्ट्स बनाई, सो 9 टू द 1800 और यहाँ पे 4400। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस एफिशिएंट पर्सन विल मोटिवेट नॉन एफिशिएंट पर्सन कि अगर तू 20 यूनिट्स और बना लेता तो तुझे इनकम ज्यादा हो जाती। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे आप वर्कर्स को 2 तरीके से डिवाइड करते हो, एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर्स विल गेन मोर एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर्स विल गेन लेस।
सो इन दैट केस आपके जो नॉन एफिशिएंट वर्कर है वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे कि मुझे ज्यादा अर्न करना है। अब डन दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ द लास्ट वन, वर्क स्टडीज। बेसिकली टेलर ने आपको 4 वर्क स्टडीज दी हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। ठीक है, इन चारों स्टडीज में अगर आपकी एक्सप्लेनेशन आती है तो आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट मीनिंग का होगा, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, एल्स अगर एक्सप्लेनेशन केस स्टडी में से आता है सो यू विल बी पॉइंटिंग आउट द हेडिंग कि कौन केस स्टडी में कौन सी स्टडी है और केस स्टडी में से उठा के आप लाइंस लिखेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इन चारों स्टडीज में हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा इन सबका मीनिंग क्या है। नाउ टाइम स्टडी में आप किस चीज की स्टडी करते हो कि मुझे कोई काम करने में कितना टाइम लगेगा। एज लाइक इन दैट ऑन दैट डे आई गिव यू एग्जांपल कि एक पेज लिखने में अगर आपको 20 मिनट लगते हैं तो 100 पेजेस के लिए मैं आपको अकॉर्डिंगली टाइम दूंगी। ठीक है, सो दैट इज योर टाइम स्टडी जिसमें आप एक स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे काम करने में कितना टाइम लगेगा। सो आपकी जब डेफिनेशन आएगी उसमें ये स्टैंडर्ड टाइम का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, सेकंड मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में आप आइडेंटिफाई करते हो वन बेस्ट वे टू डू द वर्क, कोई एक ऐसा तरीका जिससे मेरा काम जल्दी हो जाए और मेरी कॉस्ट कम लगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, वही चीज फर्स्ट चैप्टर वाली दोबारा आ गई। ठीक है, सो मेथड स्टडी में आप मीनिंग में यही लिखोगे, इट रेफर्स टू द स्टडी दैट टू हैव वन बेस्ट मेथड जिससे आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मिल जाए। इफेक्टिवनेस मींस सही टाइम पे काम हो जाए और एफिशिएंसी मींस कम कॉस्ट में काम हो जाए। क्लियर? मोशन स्टडी में आप आइडेंटिफाई करते हो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स आप आइडेंटिफाई करोगे। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं 4 घंटे काम कर रही हूँ तो 4 घंटे में से 1 घंटा मैं सिर्फ उठने बैठने इधर उधर आने जाने पानी पीने और खाना खाने में लगा रही हूँ। सो आपका वो 1 घंटा आप माइनस कर दोगे एंड यू विल आइडेंटिफाई दैट 3 घंटे मैंने प्रोडक्टिव काम किया है। क्लियर है ये चीज? मोशन स्टडी में आप क्या करते हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, मतलब आप सपोज 4 घंटे काम कर रहे हो तो मैं जितनी देर उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, इधर आ रही हूँ, उधर जा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, खाना खा रही हूँ, वो टाइम आप माइनस कर दोगे। सो दैट यू कैन गेट योर प्रोडक्टिव टाइम कि इतने घंटे मैंने मन लगा के पढ़ाई की। ठीक है, सो दिस इज योर मोशन स्टडी। नाउ द लास्ट वन, फटीग स्टडी। जब आप लोगों का 8 घंटे का स्कूल होता है उस टाइम पे आपको लंच मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है ना 8 घंटे के स्कूल में। क्यों मिलता है? रीजन क्योंकि 4 घंटे हम पढ़ के बोर हो जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, अपनी एनर्जी को दोबारा से री एनर्जाइज करेंगे एंड दोबारा से हम अपने काम में लगेंगे और दोबारा से पढ़ने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए होता है। सो फटीग स्टडी में अगर कोई एम्प्लॉय आपका 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली टाइम इंटरवल्स मिलेंगे सो दैट ही कैन री एनर्जाइज हिमसेल्फ एंड वो अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को दोबारा से ला सके। क्लियर? सो इन सब के हमने मतलब समझ लिए कि क्या होता है। टाइम स्टडी में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, मेथड स्टडी में हम लिखेंगे वन बेस्ट मेथड के बारे में, मोशन स्टडी में हम लिखेंगे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के बारे में, और फटीग स्टडी में हम लिखेंगे रेस्ट इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, हम लोगों ने बचपन में मैथ्स में ये पढ़ा है, इस दीवार को बनाने में अगर एक पर्सन को 4 दिन लगते हैं तो 4 लोगों को बनाने में से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो वहाँ पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं कि अगर ये काम एक पर्सन 2 मिनट में कर रहा है तो अगर 2 लोग मिलके करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज में भी यही होता है कि अगर 1000 शर्ट्स बनाने में वंदना को 2 दिन का टाइम लग रहा है तो वंदना और रमन अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो